सर सर मैं मनी बोल रहा हूँ। मैं सर नोवा की तरफ से कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे अभिषेक जी से आप तो मिल चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मेंबर सनी जी भी हैं। सनी जी वेलकम आपका। ऋषभ जी हैं। ऋषभ जी के अलावा नेत्रा नोवा जीएसआर के काफ़ी इंटर्न्स और काफ़ी जो बाकी फ्रेंड्स रहे हैं जो यहाँ पे पटना में साथ में काम किए हैं, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। ऋषभ जी ने भी ज्वाइन किया है। उसके अलावा कुछ अलग अलग ग्रुप्स जो हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं किसानों के साथ, उत्कर्ष राज, काजल कश्यप, इन सब लोगों ने भी ज्वाइन किया है। तो ये सब हमारे साथ हैं और सबको बताया जा चुका है इस कार्यक्रम के बारे में। और अभिषेक जी आपको ये लोग बीच बीच में सवाल पूछ पूछ के परेशान भी करेंगे। और नोवा जीएसआर में काम करने वाले पिछले 2 साल में जो इंटर्न्स रहे हैं, जो रूरल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया है साथ में। तो और ज्वाइन कर भी रहे हैं लगातार। तो वो लोग भी रहेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तिवारी सर या आपको एक ब्रीफ बता दें अपने पूरी संस्था का रूपरेखा क्या रही है। तो फिर अभिषेक सर अपना। धन्यवाद सर। अच्छा ठीक है। पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ वो नोबा के बारे में नहीं जानते हैं। नोबा का मतलब है नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। तो नोबा एक संस्था है जो नेतरहाट के में पढ़े हुए लोगों की संस्था है। तो ये लोग जन कल्याण का काफी काम कर रहे हैं और मणिराज जी उसके ऑपरेशंस मैनेजर हैं। तो इसलिए मणिराज जी ने सारे इंट्रोडक्शन कराए, उनको सभी लोगों के बारे में पता है। तो मैं भी आप सबों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य है समाज को देना। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी तो नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से करीब करीब उसकी जवाबदेहियों से मुक्त हो चुके हैं और बच्चे उच्चे पढ़ गए हैं। दूसरी जवाबदेही जो है करीब करीब खत्म हो गई है। तो समाज ने हमें बहुत दिया है तो हम चाहते हैं समाज को देना। तो यहाँ पर अमेरिका में और हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं, 2-3 लोग जुड़े हुए, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, हम और शिव कुमार जी यहाँ पर हैं, चंद्रशेखर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी कनाडा में हैं। इस तरीके के लोग काफी जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को कुछ दे सके। तो उसके लिए 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो सबको इनकरेज करते हैं कि लोग समाज को कुछ दें, और जो हमारे कार्यक्रम हैं वो है कि हर शनिवार को तो नहीं लेकिन महीने में 1 शनिवार को, और जरूरत हो तो ज्यादा, हम कोशिश करते हैं ऐसे विषयों पर बात करने की, विमर्श करने की जो हमारे देहात के गांवों के लिए ज्यादा, और किसी के लिए भी लेकिन ज्यादा देहात के लिए, रूरल एरिया के लिए फायदेमंद हो। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो बिहार, यूपी, हिंदी बेल्ट कह लीजिए के बच्चे हैं, उनको इस बात से वाकिफ करा जाए कि दुनिया में क्या क्या चीजें एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो उन विषयों पर बात इसलिए करते हैं कि उससे उनका अवेयरनेस बढ़े। ये जो श्रृंखला है जो आज बात हो रही है, उसका भी उद्देश्य यही है। हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, जैसे खेती पर काफी किया है। उसके बाद जो नए नए एम्प्लॉयमेंट के तरीके हैं जिसके बारे में खासकर रूरल एरियाज में पता नहीं है, जर्नलिज्म, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, इस तरीके की चीजें, दवाई बनाने के कारखाने, इस तरीके की चीजें, लैब टेस्टिंग, ये सब चीजें बच्चों को पता नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकार ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं। आज का जो प्रोग्राम है, ये सेमिनार, वो इसी तरीके का एक सेमिनार है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन वानप्रस्थ का उद्देश्य यही है कि कैसे हम समाज को दें, और उसमें एक तरीका ये है कि समाज को पता नहीं है कि क्या अवेलेबल है और उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये हम कोशिश करते हैं। शिव कुमार जी, अगर आपको जोड़ना चाहें।
जी नमस्ते सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। मैं चूंकि वेबिनार का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे पास यहाँ पे तिवारी जी भी हैं, अभिषेक भी हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक्चुअली अभिषेक जो थे वो 5:30 to 6:30 PM उनका एक मीटिंग था डीसी के साथ में। वो उसी मीटिंग के लिए गए हुए थे और अकॉर्डिंगली उन्होंने 7 PM का टाइम लिया था। बट वो मीटिंग उनकी अभी तक हो नहीं पाई है, तो वो वहीं वेट कर रहे हैं डीसी के ऑफिस के पास में। तो मेरा एक हम्बल सबमिशन था कि अगर अभिषेक को पहले बोलने का मौका दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनको कभी भी बुलावा आ जाए। मे बी तिवारी जी आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अभिषेक को आप हैंड ओवर कर सकते हैं एंड ही विल ट्राई टू फिनिश फर्स्ट एंड देन ही कैन कंटिन्यू विथ हिज वर्क। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम अभिषेक जी बोलें, कुछ बताएं इसके बारे में जो भी उनको पता है, और उसके बाद हम उसको थोड़ा रैप अप करेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभिषेक जी जहां से भी चाहें शुरू करें। बच्चों के सवाल होंगे, हमारे पास काफी यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो यूथ हैं, तो हो सकता है उनके सवाल हो, उसका जवाब आप अच्छी तरह दे पाएंगे। तो अभिषेक जी, आई लीव इट टू यू, हाउ यू वांट टू हैंडल। नमस्ते, नमस्ते विकास भाई, थैंक यू सो मच। जैसा सर ने कहा कि बच्चों के कुछ सवाल होंगे, तो सबसे पहले एक दो सवाल ही आते तो मुझे समझ में आता कि क्या डायरेक्शन अभी तक लोगों के दिमाग में है, बिजनेस को कितना समझते हैं लोग, सिंगल विंडो को क्या समझते हैं, मतलब ये कौन सी खिड़की है और किस लिए ये खोली जाती है। तो कुछ अगर एक दो सवाल हैं पहले, तो वो सवाल आने दीजिए, फिर मैं उसके फ्लो में जाऊंगा। तो अभिषेक जी, मैं सबके तरफ से पहला सवाल मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ कि खेती और बिजनेस दो एक डाइवर्स फील्ड हो जाती है हमारे समझ से, जो लोग बाहर शहर में रहे हैं और खेती से कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। तो आप एक नया लड़का जो शहर में रह रहा है, वो खेती को किस तरीके से देखे, क्योंकि खेती अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर देखे तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी के खेती के माहौल में क्या ऐसा वो क्षमता है कि कोई इंसान नौकरी को छोड़ के खेती को परस्यू कर सके? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 4-5 मिनट के बाद लाएंगे। सबसे पहले तो जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको एक बार हम समझते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या है। कि अगर हम कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देते हैं और उनको कहते हैं कि हमें ये करने के लिए आप क्या क्या सुविधा दे सकते हो। तो गवर्नमेंट उसको स्वीकार करने के साथ एक SIPB जो होता है, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसके सामने आपके प्रपोजल को पुट करती है और उसमें से कुछ जो हजारस चीजें हैं उसके बारे में उसमें बैठे हुए कमेटी के लोगों को बताया जाता है। जैसे अगर आप सिंपल एक राइस मिल बना रहे हो, लेकिन राइस मिल में कोई केमिकल नहीं निकल रहा है, लेकिन आपका जो उसका हस्क निकल रहा है वो आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो नेचुरली जो एनवायरनमेंट के बंदा होंगे, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वहां बैठे होंगे, उस पर एक छोटा सा चेक लगाएंगे कि भाई आप ये काम करो, ठीक है, मैंने आपको क्लियरेंस दिया, बट आप अपने कैंपस के 10 फीट के ऊपर में एक ग्रीन नेट लगा लो, एक ऐसी चीज कर लो। अभी जो सबसे ज्यादा लोगों को खींच रही है वो है फायर सेफ्टी। पहले फायर सेफ्टी बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती थी, और फायर सेफ्टी के जो स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं वो बैठते हैं उसमें और वो फिर डायरेक्शन देते हैं। बहुतों को ये भ्रम है कि बस फायर सेफ्टी का मतलब क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर को लगा दिया और हम फायर सेफ्टी से बच गए। तो ऐसा नहीं है। आपका कहानी है कि एक प्रॉपर पूरा का पूरा जो है वाटर सिस्टम आपको लगाना होता है और उसके थ्रू आप मतलब फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हो। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में आता है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, अगर जब तक आप इंडस्ट्री जनरेट नहीं कर रहे हो कैपेटिव वे में, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का आपको वहां से क्लियरेंस मिलता है कि भाई आपके लिए मैं एक DPR बनाऊंगा। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सिंपल नॉर्म्स है कि अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी से ले रहे हो, वहां पे अवेलेबल है तो आप कनेक्शन शुरू कर देते हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको कमर्शियल वे में एक DPR तैयार कराना होता है और उसका चार्ज लेता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। फिर अगर खाने की सामग्री है, जैसा आपने खेती का, और मैंने बोला कि 4-5 मिनट के बाद मैं इसको जोड़ूंगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है फूड सेफ्टी लाइसेंस। और कल मैं डिस्कस कर रहा था, मैं असम के उस इलाके में हूँ जहां बहुत तरह के एंटिक्स और कह सकते हैं कि कुछ
पुराने चावल होते हैं। कल मैं देख के दंग रह गया कि जिस धान को हम बिहार के मैदानी इलाकों में समझते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पाइनएप्पल है, रबड़ है, फिर भी एक किसान ने बिल्कुल ये स्लोप पे 70 डिग्री स्लोप पे धान लगाया हुआ था, ट्रांसप्लांटेड धान लगाया हुआ था, वो धान भी नहीं। तो फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें ना, तो जनरली 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक होता है कि आप चीजों को बना रहे हो, दूसरा होता है कि आप किसी के बनाए चीजों को लेबलिंग कर रहे हो, थर्ड होता है कि लेबल किया हुआ बनाया हुआ हम उसको सिर्फ बेच रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ही सिंपल कर रखा है कि अगर 12 लाख रुपए तक का आपका टर्नओवर है तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके काम चला लो। लेकिन ये देखा जा रहा है, बहुत मैंने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देखे हैं कि चूंकि वो रास्ता बहुत आसान है, 100 रुपया 200-300 रुपया के चालान पे बना दिया जाता है, तो अपने बनाने वाले चीज को भी उसी फसाई के लाइसेंस से बेच रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि वो बिल्ली वाली बात है कि अगर बिल्ली नहीं देख रही है कि सामने से कोई हमको मारने वाला है तो उसको कोई मारने वाला, ऐसा नहीं है। क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर को ये पता होता है कि फूड सेफ्टी का जो 1, 2 और 3 स्टार्टिंग का जो नंबर है, उसी से पता चल जाता है कि ये चीज क्या है। अगर 3 है तो क्लियरली आपको बनाने की आजादी तो नहीं है, आप बने हुए किसी चीज को अपने दुकान में, अपने होलसेल चीजों से बेचिए। तो अब जो मैं खेती पे आ रहा हूं, तो अब देखिए मनीराज जी, ऐसा है, या जो लोग भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कि करीब करीब हर एक चीज, अगर कुछ पार्टिकुलरली माइंस हैं उसकी बात अलग है, लेकिन आज इंडस्ट्री को अगर देखिए तो पूरा खेती से मूव करने लगा है। मतलब आज से जस्ट 10 साल पहले तक आप इथेनॉल के बारे में सोचते होंगे और आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ मोलाइसिस, और मोलाइसिस में भी डिफरेंट मोलाइसिस से ही इथेनॉल बनता है, या फिर लोगों को यह लगता था कि भाई अगर बायोफ्यूल की चर्चा होती है तो सिर्फ और सिर्फ जेड्रोफा से ही वो पॉसिबल है, जिस जेड्रोफा को एक समय कलाम साहब ने इंडिया 2030 विजन में रखा था टॉप 5 प्रायोरिटी में, और बहुत तेजी से ये फैला भी था, जिसको बायोडीजल कहते थे। बट वो बहुत पीछे छूट गया और इसको पूरा से पूरा ग्रैब कर लिया इथेनॉल ने। आप देख लीजिए कि जो भी ये स्टेट हैं वो अपने इथेनॉल पॉलिसी को लेके काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने भी उनको ये दे के रखा हुआ है। सरकार भी अपने इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इन चीजों में बदलाव करती है। जैसे जस्ट 3-4 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई शुगर के प्राइसेस बहुत सूट अप हो सकते हैं, तो उसने फिर जो मक्का से बनने वाला इथेनॉल है उस पर 5 रुपया का एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया कि भाई जो मक्का से बनने वाला इथेनॉल है उसको हम 5 रुपया ज्यादा देंगे। क्योंकि सबसे मेजर जो बायर है गवर्नमेंट है, इधर वो इंडियन ऑयल के थ्रू खरीदे, चाहे बीपीसीएल के थ्रू खरीदे, चाहे एचपीसीएल के थ्रू खरीदे, ये सब के सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। तो ये एक फ्लो है जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के थ्रू जा रहा है। और कल जो आप चर्चाएं सुनते हैं कि एमएसपी को लेके आंदोलन होता है, एमएसपी का डिमांड है, आप देख लीजिए कि एमएसपी प्रदान की जाने वाली करीब करीब जो 3 मेजर क्रॉप हैं, वीट, पैडी एंड मेज, उसमें वीट एंड मेज का जो मार्केट प्राइस है एमएसपी के ऊपर चल रहा है। पैडी के भी कुछ जो सेलेक्टिव प्राइस है एमएसपी के ऊपर चल रहा है। सिर्फ जो एक आसानी से अवेलेबल है, जो कि आप 80 करोड़ लोगों को खिलाते हो, उसका जो प्राइस है एमएसपी के नीचे है। तो जब इथेनॉल तेजी से बढ़ेगा तो नेचुरली वो जो चावल है वो घूम के इथेनॉल में चला जाएगा, और शायद कल गवर्नमेंट एमएसपी जैसा जो मेरे शब्दों में सिरदर्द ही है, सरकार के लिए सिरदर्द है, उससे मुक्त भी हो जाएगी। दूसरा आप देखिए, एक और बायोगैस में बहुत तेजी से जो चर्चा चल रही है, बहुत पहले गाय भैंस को खिलाने के लिए फोडर की चर्चा होती थी, ग्रेन साइलेज की चर्चा होती थी, ग्रेन ग्रास की चर्चा होती थी। अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर आपके पास मल्टी ईयर्स के घास हैं तो आप उसे काट के 3.5-4 रुपए केजी के हिसाब से आसानी से जो आपके पास बायोगैस की यूनिट लगा रहे हैं उनको दे सकते हैं। और बायोगैस में भी अब मल्टीपल चीजें आनी शुरू हो गई हैं, सीएनजी आ गया है, पाइप नेचुरल गैस आ गया है। तो नेचुरली एग्रीकल्चर अब उस मोड में नहीं है जहां पे पहले सिर्फ और सिर्फ उसको उगा के और बेचने तक ही लोग समझते थे। आप प्रोसेसिंग में एक और एग्जांपल को बहुत क्लोजली देखिएगा, जो लोग भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, कि लहसुन का प्राइस पिछले 2 साल से नीचे आ ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्या है? मतलब किसानी में तो ये बहुत सिंपल सा है कि भाई इस साल अगर जिस चीज का प्राइस बहुत ऊंचा चल गया, किसान बहुत तेजी से उसको लगा देते हैं, जो कि प्याज और आलू के केस में देखा जाता है कि इस बार अगर आलू का प्राइस जैसे 35 रुपीज है, 40 रुपीज है, तो नेचुरली इस अक्टूबर नवंबर में इतना आलू लगाया जाएगा, इंडिया में इतना आलू लगाया जाएगा कि फरवरी में उसका रेट 2-3 रुपए हो ही जाएगा। लेकिन
लहसुन में ऐसा नहीं हो रहा है। लहसुन में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले जो हम 2 ब्रांड्स देखते थे, स्मिथ एंड जॉन्स एंड डाबर, उसके अलावा आज के डेट में कम से कम 30 ऐसे ब्रांड हैं जो अपने चैनल से या फिर ई कॉमर्स के थ्रू उस चीजों को बेच रहे हैं, लहसुन पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट, और वो अपने जो कंजम्पशन है, जो एनुअल उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको सिक्योर कर ले रहे हैं। अगर प्रोसेसिंग यूनिट को सरवाइव करना है, मैं फिर से उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं, एग्री को जब तक आप प्रोसेसिंग से जोड़ेंगे नहीं, एग्री सस्टेन होता नहीं है। आप जाड़े का दिन आ रहा है, आप देखिएगा कॉलीफ्लावर का भी 25 रुपीज केजी भी होता है। मनीराज जी, आप खुद 5 दिन पहले वो सोलर कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे थे। तो सोलर कोल्ड स्टोरेज क्या करेगा? उसमें आलू आप रखेंगे सालों भर तो वायबल तो होगा नहीं। 12 लाख का स्ट्रक्चर को आप साल भर में सिर्फ आलू को 10 रुपया से 20 रुपया करने के लिए रखिएगा तो उसका जो कैपिटल कॉस्ट है वायबल होगा नहीं। वो होगा कहां से कि अभी जस्ट 10 दिन बाद जन्माष्टमी आ रहा है। जी अभिषेक, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना वास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है, आई थिंक अगर नहीं रुके तो रुकोगे नहीं। तो 2-3 जितनी बातें अभी आपने शेयर की काफी अच्छा था, तो उस पे 2-3 चीजें अगर आप एड्रेस करें तो शायद मुझे लगता है कि जो इस वेबिनार का हमारा पर्पस है वो भी फुलफिल हो पाएगा। आपने खेती से संबंधित बातचीत की, आपने इथेनॉल के बारे में बताया। बिहार सरकार में एज ऑफ टुडे इथेनॉल को लेकर बहुत सेंसिटिव है बिहार सरकार, और हर एक जिला में मुझे जहां तक जानकारी है कि बियाडा जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू वो लोग एथेनॉल यूनिट प्लांट बैठाने के लिए भी उनके पास कुछ प्लान्स वगैरह हैं। और तो अगर एक करियर के रूप में अगर कोई गांव के कोई सजग व्यक्ति हैं, अगर वो चाहते हैं कि इथेनॉल का यूनिट बैठाएं, तो उस पे कुछ आइडिया मिल सकता है क्या कि कितना का बजटिंग होता है उसका, क्या प्रोसेस रहेगा उसका अप्रूवल का, क्या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है जहाँ पे कि हम ऑफिस टू ऑफिस भटकते रह जाएंगे और हमको उसका रास्ता नहीं मिलेगा? तो ये एक दिशा दे सकता है आपके इस इनपुट से कि गांव वगैरह में जिनके पास अच्छी खासी जमीन है वो भी एक प्लांट के सेटअप का प्लान कर सकते हैं अगर सरकारी प्रोसेस, सिंगल विंडो सिस्टम, ये सब चीजें काफी सुदृढ़ हो तो थोड़ा अभिषेक जी, इसी पे एक एड ऑन क्वेश्चन है इथेनॉल को लेकर के, क्योंकि मेरे को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है समझने में कि इथेनॉल एक बहुत बड़ा सेटअप होता है उसके लिए काम करने के लिए। क्या ये कभी डिसेंट्रलाइज होगा या फिर एक आम किसान, क्योंकि वो अगर उसके कॉर्पोरेट शेड्यूल से उसकी अर्निंग हो सकती है तो वो अर्निंग को वो कैसे कर पाएगा? मतलब अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी खुलेगा तो क्या आम किसान अपने खेत का जो रेसिड्यू बचा हुआ है क्या उसको बेच सकता है जाके वहाँ? क्या सिस्टम, ये कैसे काम कैसे करता है? क्योंकि जो भी बच्चे आज ज्वाइन किए सब किसान की फैमिली से आते होंगे, उनको समझने का बहुत जरूरत भी होगा कि काम कैसे करेगा पूरा इथेनॉल। एक बात है मनीराम जी, और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए। अभिषेक जी जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी सूचना है। मैं ये कहना चाहता कि हमारे जो दर्शक ज्यादा होते हैं यहाँ, उनको ये भी पता नहीं है कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या है। तो हम वहां से शुरू करना चाहते थे। तो जो स्लाइड्स हमने बनाए थे वो ये सोच के बनाए थे कि पहले हम बताएंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, बिजनेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना है बैंक से, जैसा अभिषेक जी ने बताया कि भाई बाकी अप्रूवल्स ले रहे हैं फायर डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। वो जो SIPV की बात कर रहे थे हमारे अभिषेक जी, वो क्या है? तो थोड़ा अभिषेक जी आपका बहुत अच्छा अनुभव है इसमें, जरा सा उस शुरुआत से बताइएगा, क्योंकि बच्चे वहां पर हैं, वो DPR नहीं समझते। मैं समझ गया मैं तीनों ही क्वेश्चन को मैं जोड़ देता हूँ ताकि उनको एक तारतम्य मिले कि वो समझ सके इस बात। मैं तीनों ही को जोड़ देता हूं क्योंकि विकास ने जैसा बोला कि लोगों के पास खेत हैं और वो इथेनॉल करना चाहेगा तो फिर वो कैसे कर पाएगा? बहुत सिंपल है कि आपके पास खेत हैं और इथेनॉल प्लांट आपको लगाना है तो ये सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ही आना है, क्योंकि जब तक अभी इथेनॉल खुले बाजार में 50-60 ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस देश में न हो जाए तब तक आपको इन्हीं 3-4-5 कंपनियों पर डिपेंडेंट रखना है। और उसमें भी अभी तक एज ए इथेनॉल
पूरा का पूरा तेल के रूप में कोई नहीं बेच रहा है, गवर्नमेंट उसको ब्लेंड करवाती है अपनी रिफाइनरी में, और गवर्नमेंट का एक ब्लेंडिंग टारगेट है कि 2030 तक 25-30% तक हम ब्लेंडिंग को ले जाएंगे वहां तक। दूसरा, मनीराज जी जो कह रहे थे कि क्या उनके प्रोडक्ट इथेनॉल में बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे, क्योंकि जब इथेनॉल कंपनी आती है, जैसे मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अभी भारत बायोफ्यूल है, झुनझुनवाला बायोफ्यूल है मधुबनी में, तो ये सब चावल खरीद रहे हैं, ये सब मक्का खरीद रहे हैं। आपके पूर्णिया का जो इथेनॉल प्लांट है ऑपरेशनल, जो आपका मुजफ्फरपुर का इथेनॉल प्लांट ऑपरेशन है, पटेल इंजीनियरिंग का जो नालंदा में ऑपरेशनल है, तो आप कोई भी चावल, कोई भी मक्का, आप उसके स्टैंडर्ड के आधार पे, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते हो तो एज ए किसान आपको लगता है कि नमी है, थोड़ा सा दांत वैसे डाल के छोड़ दिया, बट एक इंस्टीट्यूशन जब उस चीज को खरीदता है तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे पर 10 ग्राम कितना नंबर्स ऑफ ग्रेन्स होना चाहिए, 0.1 मिलीमीटर से कौन सा ग्रेन बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और सबसे जो उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो है कि 63% उसमें एक सेकेंड स्टार्च है, या फिर 68% स्टार्च है, एज सच उसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सर ने बोला सिंगल विंडो सिस्टम, थैंक यू। नमस्ते, और कोई बात नहीं ना? ठीक है, थैंक यू यार, सो सॉरी। तो सिंगल विंडो सिस्टम पे हम आते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम आज के डेट में हर एक स्टेट का ऑनलाइन है, और करना क्या है आपको कि पहले क्या था कि अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इन्वेस्टमेंट कम आता था, 1 करोड़ तक के प्लान आप DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो होता है, जिला उद्योग केंद्र, वहां पे प्रपोज करते थे, और 1 करोड़ के ऊपर SIPB के पास आपको देना होता था। अब है कि गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है कि आप कोई भी प्लान जो है हमारे उद्योग मित्र के पास आइए, डिस्कस कीजिए, हम DPR आपके लिए बनाएंगे और उसको हम अपने प्रपोजल में ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको जो डालना है वो DPR में ही आ जाएगा। DPR में जनरली 25 to 35%, DPR कॉस्ट का 25 to 35% आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, एंड रेस्ट जो है वो सब्सिडी एंड डेट होता है, जो बैंक आपको कर्ज देने के लिए तैयार है। अब पहले क्या था, पहले सब्सिडी जो थी वो बिल्कुल कैपिटल बेस्ड था, मतलब आप अगर 2 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो तो गवर्नमेंट ये मान लेती थी कि आपको 60 लाख 65 लाख रुपया, मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, आपको मैं अकाउंट में दे दूंगा, वन टाइम नहीं होता था, वो 4 चरणों में होते थे। यानी पहला, अगर आपने 10% अपना कैपिटल लगा दिया तो गवर्नमेंट अपना 10% रिलीज कर देती थी, जो कि जनरली लैंड प्रिपरेशन एंड बाउंड्री का पार्ट होता था। गवर्नमेंट वो विजिट करती थी, अपने कंसल्टेंट को, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे उनको भेज देती थी, ओके हो गया, GM ने साइन कर दिया और पैसा मिल जाता था। सेकंड में 20% मिलता था, थर्ड में 40% मिलता था, एंड फोर्थ में 30% मिलता था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा बिहार जैसे राज्य में कि करीब करीब 90% कंपनियां अपना फोर्थ ग्रांट नहीं ले सकी, क्योंकि वो जब 90% कंपनियों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो फेल हो गई, वो इसलिए फेल हो गई कि पहला तो एक इंटेंशन उनका बुरा था, जब कि अगर कैपिटल ही 35% सब्सिडी है तो जो मशीन 30 लाख की है उसका कोटेशन 1 करोड़ मंगा लो, इन्फ्लेटेड करो अपने DPR को और उसका सब्सिडी ले लो। अब चूंकि आपने 3 ही टर्म्स में इतना ले लिया है, इतना आपके ऊपर ओवरबर्डन डेट आ चुका है कि आप जाके दम तोड़ देते थे, और अंतिम चरण का सब्सिडी लेने में कई ऐसे कंप्लायंस थे जो मीट ही नहीं होते थे। जैसे अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल का जिक्र करें, जो सर ने पूछा कि क्या है, तो सिंगल विंडो सिस्टम में पॉल्यूशन कंट्रोल आपको एक कंसर्न टू एस्टैब्लिश देता है, जो आपको पहला कंसर्न देता है, कंसर्न टू एस्टैब्लिश, CTE देता है कि आप ठीक है जाइए लगाइए, बट बिफोर टू स्टार्ट, बिफोर टू ऑपरेशनल, आपको फाइनल NOC लेना है, जिसको CTO बोलते हैं, कंसर्न टू ऑपरेट। तो कई ऐसे यूनिट होते थे जिनको ये पता ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करने के लिए उनके चिमनी का हाइट कितना होना चाहिए। वो मान के चलते थे कि ठीक है बॉयलर से चिमनी निकाल दी है, 20 फीट का चिमनी निकाल दिया, और जब पॉल्यूशन कंट्रोल का आदमी आता तो बोलता था कि इससे क्या होगा। उनको ये पता ही नहीं होता था कि नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। आपके यहाँ जो मशीन लगे हुए हैं उससे इतना नॉइस निकलेगा कि आसपास के लोगों को उससे दिक्कत आएगी और आपको उसका लेना है।
तो ये फाइनल वो कर नहीं पाते थे। अभी के सिलसिले में ये चीज जो है आपको पहले ही एड्रेस कर दिया जाता है, आपको ये बता दिया जाता है कि भाई आप सीटी ले रहे हो, बट ये अगर मापदंड पूरा करोगे तब जाके आप सीटीओ के पार्ट बनोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ऑनलाइन हो गया है। फिर मैंने जो बिजली वाली बात कही, मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताता हूं, क्योंकि फिर इसमें तीनों ही क्वेश्चन का जिक्र आएगा, तीनों ही हाथ जो रेज हुए थे कि एक 150 करोड़ का, मनीराज जी जो बात कह रहे थे कि एक किसान तो इथेनॉल लगाने का भी सोचे नहीं, सिंपल सी बात है कि किसान उसका सप्लायर बने, सप्लाई चेन का पार्ट बने। इथेनॉल प्लांट्स बड़े होते हैं, इथेनॉल प्लांट्स ऐसे नहीं होते कि करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में वो बनते हैं, वो कम से कम 150 करोड़ 200 करोड़ जैसा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का एक मिनिमम वायबिलिटी क्वांटिटी होता है, मिनिमम वायबिलिटी आउटकम होता है, जिसको उसको मीट करना होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का एक फिक्स कॉस्ट होता है। अगर आप 1 किलो भी बना रहे हैं तो भी वो फिक्स कॉस्ट उतना ही होता है, 100 किलो भी बना रहे हैं तो उतना ही होता है। जैसे इसको थोड़ा और इलोबरेट हम करें कि रिसेंटली अदानी टोटल गैस के सीईओ ने रिजाइन किया है। अदानी टोटल गैस के पास उड़ीसा में एक ऐसा प्लांट है जहां पे वो पाइप्ड नेचुरल गैस को -168 डिग्री पे रख सकता है, और अभी तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ 25-30% इस्तेमाल हो रहा था। उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो नेचुरली जब मिड साइज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑपरेट करना होता है, तो वो अपनी क्षमता का 60%, 70%, 80% पहले 2-3 साल में अचीव नहीं कर पाते। 4th ईयर से जाके वो एवं 90, या कभी कभी कोई अगर बहुत स्मार्ट मैनेजर है तो 100-105% पे उसको ले जाता है। तो नेचुरली आपको ये सब जो चीजें हैं कि आप प्लांट लगा रहे हो 150-200 करोड़ का, और एक एंटरप्रेनर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री बिहार सरकार के चैम्बर में आता है और बोलता है कि सर बिजली विभाग के जेई कह रहे हैं कि 6 महीना लगेगा आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में। बट धन्य थे वो डायरेक्टर साहब, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उन्होंने अपने बैचमेट एमडी जो होते हैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के, उनको फोन किया और बोला कि आपके विभाग के जेई इस 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसके लिए बिहार सरकार जाके सब जगह रोड शो कर रही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, और 6 महीने का समय बोल रहा है, तो काइंडली इसको 7 दिन में करा सकते हैं क्या? और उन्होंने कमिट दिया और 7 दिन में हो गया, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था और उसी चैम्बर में हमारा उस बायो फ्यूल वाले से इंटरेक्शन भी हुआ था। तो ये कभी कभी जो नीति है उस नीति का एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। नीतियां होती हैं, नीतियां बनती हैं। आपको अगर लगता है कि सिंगल विंडो सिस्टम में आप अप्लाई करके आप सीएम तक पहुंच जाएंगे, तो ये आपका वहम होगा। बहुत इसको हम ओपनली खुल के बोलते हैं, चूंकि ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। आपको सिंगल विंडो सिस्टम में जो भी अप्रूवल मिलता है वो सब एक राइडर के साइड से मिलता है, करीब करीब सब सीटीई मिलता है। आपको फाइनल जाने के लिए, आपको सीटीओ करने के लिए वो जो बेंचमार्क्स है उसको पूरे करने हैं। और अब का जो सब्सिडी सिस्टम है, क्योंकि मैंने बोला कि पहले जो सब्सिडी सिस्टम था वो पूरा कैपिटल ओरिएंटेड था, अब इंटरेस्ट सबमिशन वाला सब्सिडी सिस्टम है। मतलब आपने अगर 1.5 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो ठीक है, हम 35% देंगे आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, बट वो एज अ कैपिटल ना देके आपका जो इंटरेस्ट बर्डन आएगा उसको हम हर क्वार्टर में सेटल करते जाएंगे। हम आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कंपनसेट करते जाएंगे, रिम्बर्स करते जाएंगे। एक और जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कि 5 इयर्स तक जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, चूंकि अब वैट रहा नहीं, अब तो जीएसटी का जमाना है। जीएसटी में हम सब जानते हैं कि 50% केंद्र का होता है, 50 राज्य का होता है। तो राज्य का जो आपका खर्चा कटा है उसका 150%, 200% एज पर द प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि हर राज्यों ने अपने अपने इंडस्ट्री को प्रायोरिटी बेस्ड किया हुआ। ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो असम में भी वही हो, बिहार में भी वही हो, आंध्र में भी वही हो, सबके अपने अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तो उसके आधार पे आपको कंपनसेशन मिलता है। एंड एक जो सबसे आजकल बेहतर आया है वो है कि आप अगर किसी प्रोडक्शन को किसी स्टेट में कर रहे हैं तो करीब करीब हर राज्य सरकारों ने अपने यहाँ एक खरीद नीति घोषित की है, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये फिलहाल मेरे साइड से आपके लिए मैसेज है। अब अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो बताइए, मैं तैयार हूं, या आपके बताए क्वेश्चन में से अगर कोई पार्ट छूट गया तो वो भी मुझे कहें। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें।
हमारे पास एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सर है, पूर्विका अभी ज्वाइन की, उनका क्वेश्चन है। मनी थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप। जो हमारे रेगुलर जो इसमें जुड़े हैं, अगर उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं, मैं अपना क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप में ही पूर्विका है, उनका क्वेश्चन है। ओके फिर ठीक है। पूर्विका, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, हेलो सर, हेलो टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या बिजनेस अभी करना चाहिए? क्या बिजनेस अभी करना चाहिए? क्या बिजनेस सोचती हैं, ये बताइए, आप क्या सोचती हैं? कुछ पता नहीं है, तो जैसे कि क्या अभी क्या टाइम चल रहा है? देखिए, बिजनेस के तीन मापदंड है। ये मैनेजमेंट कॉलेज के पहले भी लोगों को पता होता है। मैनेजमेंट कॉलेज में तो बताया ही जाता है कि फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थर्ड मार्केट होता है। तो आप इन तीनों को किस रूप में साधती हैं? जैसे अगर एग्री पे ही चीजें चल रही है, और ऑफ कोर्स जिस स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, एग्री बेस्ड ही इकोनॉमी है। तो आप देखिए कि इस देश का सबसे बड़ा जो दो मुर्गी दाने बनाने वाली कंपनी है, गोदरेज एग्रोवेट एंड सुगना, ये पूरे देश में 32 और 68 प्लांट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। एक का 32 प्लांट है और एक का 68 प्लांट है। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियां हैं, कि एक प्लांट लगा देती बड़ा सा और वहीं से सप्लाई जाते रहता है। लेकिन इन्होंने डिसेंट्रलाइज क्यों किया है? पहला, कि जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और जब आप उसको प्रोसेस करके बेचते हो, तो मेटल्स को छोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड्स होता है उसको आप, अगर रॉ मटेरियल अगर किसी ट्रक में बॉक्साइट का 100 टन आ रहा है, तो हो सकता है कि फाइनल प्रोड्यूस जो उसका होगा 5 टन होगा। बट एग्री में ये बहुत सिनेरियो में उलट जाता है। अगर रॉ मटेरियल बिस्किट का 30 टन आ रहा है उस ट्रक में, तो यह संभव है कि वो जो बिस्किट है, ब्रिटानिया का या पार्ले का बिस्किट, वो सिर्फ 5 टन निकल पाएगा, क्योंकि उसको पैकिंग करना है, उसका प्लास्टिक लगाना है, कार्टून लगाना है। अगर रॉ मटेरियल आलू का 35 टन आ रहा है पेप्सिको के प्लांट में, तो यह संभव है कि लेज से 2 टन या 3 टन निकल पाएगा। तो यूनिट जब लगता है, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्शन यूनिट एंड मार्केट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक यूनिट, वो फिट करना होता है। तो बड़े प्लांट उसको अकॉर्डिंगली फिट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे देश में हर एक ग्रेन का, वीट को अगर छोड़ दीजिए, वीट एक ऐसा चीज है जो जाड़े में होता है, हर एक ग्रेन का एक अलग अलग पीरियड है। जैसे आप बंगाल में सालों भर धान ले सकते हो, बट बिहार के मेजर एरिया में जो धान होता है वो जुलाई टू अक्टूबर नवंबर होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट के पास रीच और आपका फाइनेंस, ये तीनों मिलकर तय करेगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। पूर्विका, एक चीज मैं जरा कहना चाहता था कि पूर्विका का जो क्वेश्चन था जी, वो ये इस बात का द्योतक है कि हमारे बच्चे किस लेवल पर हैं। जैसे उनको रॉ मटेरियल क्या होता है वो भी पता नहीं है, रॉ मटेरियल शब्द का क्या मतलब है वो पता नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। कच्चा तो माल सर, कच्चा हाँ, माल। इसलिए मैं तो नहीं, नाम वाइज बता रहा हूं कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि भाई, लेज के लिए रॉ मटेरियल आलू है, मुर्गी दाने के लिए रॉ मटेरियल मकई है, बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल गेहूं है। मैं तो ये कह रहा हूं। और पूर्विका को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 10 एकड़ में जाके नेपियर घास लगा दे। मैं गारंटी देता हूं कि 3 रुपए 3.5 रुपए बाईबैक के लिए मैं किसी एग्रीमेंट करा दूंगा बायोगैस प्लांट से, और पर एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि जब उस लेवल पर बच्चे ये नहीं समझते कि शुरुआत कैसे करें, वो ये पूछ रही थी मेरे ख्याल मैं से। इसलिए बता रहा हूं सर कि जिंदगी का सबसे आसान काम है घास उगाना। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखिएगा इस देश में, तो फूड इन्फ्लेशन रेट आज भी इस कंट्री में 17 से लेकर 20% पे है, और कभी इसका डेटा नहीं आता, कभी इस डेटा से स्टॉक मार्केट नहीं गिरता, कभी बैंक के रेपो रेट पे असर नहीं पड़ता।
अभिषेक, सॉरी टू इंटरप्ट। आई थिंक तिवारी जी, मैं आपके मैसेज को समझ पा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर तिवारी जी आप थोड़ा सा इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए और आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए उन सब चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं जिसके लिए शायद आपने कुछ प्रिपरेशन भी कर रखा है, तो आई थिंक फिर अभिषेक जितनी बातें बोल रहे हैं और जितनी बातें आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तो फिर शायद सबको एक पेज पर हाँ, सब एक लोग बार डालें। उनसे सुनते हैं। मैं बना जी। हूँ, लाइन पे बना हूँ, मैं भी एज ए लिसनर सुनता हूँ। दो बच्चों ने वैसे हैंड रेस किया हुआ है, सुन लेते हैं उनको। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? जी उनसे सुने सुने सुने। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पीयूष हुआ और हम भी बिहार की औरंगाबाद के रहने वाले हैं। मैं वो बहुत दिन से सोच रहा था कि एक बड़ा प्लांट बैठाएं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हमारे जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स हमारा आपका जनरेट होता है लैंड से। तो उसी टाइप से हमारे पास भी बहुत सारे जमीन है, लैंड है। तो मैं चाह रहा था कि कौन सा ऐसा प्लांट बैठाएं कि जिसमें कंपटीशन जो बहुत कम हो और उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। औरंगाबाद में कौन से ब्लॉक से भाई? कुटुंबा ब्लॉक से। ठीक है, पहले इनका आंसर कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे। औरंगाबाद से खुलते ही मदनपुर के पहले यारी एक गांव है जहां 6 करोड़ के लागत से मशरूम यूनिट लगाया गया है और मशरूम का प्रोडक्शन करने वाला बिहार देश का नंबर 1 स्टेट है। तो पहला तो आपके लिए क्लियर है कि अगर मशरूम उनका बिक रहा है, रोज का 1500 किलो मशरूम निकल रहा है और वो बिक जा रहा है, तो मशरूम ऑफ कोर्स एक फायदे का चीज है। दूसरा, औरंगाबाद का मेजर क्रॉप है धान, और धान की पराली से पूरा देश त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले होते हैं, दिल्ली पे होता है, पंजाब पे होता है। तो अगर हम अपने खेत से पुआल को बेलर के थ्रू, अगर किसी ने जर्नी करी हो मथुरा के तरफ या द्वारका के तरफ, तो आप देखिएगा अभी भी ऐसे ऐसे चरखूट अखाड़ में पुआल रखा हुआ है कंप्रेस करके। तो बेलर का काम क्या है? पुआल को जमा कर लेता है, कंप्रेस कर लिया और फिर उसको रख लेता है। हमारे यहाँ अभी भी किसान जला दे रहे हैं, जो नहीं जला रहे हैं बगल वाले आग लगा दे रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा जल जा रहा है। अगले साल आते आते गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट तो जरूर हो जाएगी कि अगर आपके खेत में आग पाया गया, चाहे बगल वाला जलाए चाहे अपने से जल जाए, तो आपको किसी भी सुविधा से महरूम कर दिया जाएगा। अभी किसानों के लिए जो सबसे आसान है वो है 6,000 रुपया उनको मिल जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा सहायता, वो बहुत खुश रहते हैं। तो नेचुरली आप मशरूम करिए। कुटुंबा में बहुत तेजी से अमरूद बढ़ा है, एक बार आप घूमिए, जो बालूगंज वाला इलाका है उस पे कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ने ऐसे ऐसे साइज में अमरूद की खेती करी है जो नवंबर दिसंबर में 3 लाख रुपए का रोजाना सेल करते हैं, रोजाना। तो आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं पीयूष जी। थोड़ा सा अगर और आप दूसरे दिशा में देख रहे हैं इस चीजों को और प्रोसेसिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप वहां एक पल्पिंग यूनिट लगा दीजिए। आपके बगल में चिल्की बीघा में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, और अमरूद वाले भी आपको कुछ जो ओवर रिपेन अमरूद हो जाएगा, नेचुरली उनके मार्केट में ओवर रिपेन अमरूद तो जाता नहीं है, तो आप पल्प लगा लीजिएगा। बड़े बड़े ब्रांड जो रियल ब्रांड हैं, ट्रॉपिकाना है, बी नेचुरल है, उनको बेच दीजिएगा। आपको अगर ब्रांडिंग का शौक है तो पीयूष ब्रांड से मैंगो ड्रिंक आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक आ जाएगा, गुआवा ड्रिंक आ जाएगा। ये आपके लिए ऑप्शन। संतुष्ट हैं आप मेरे जवाब से? थैंक यू। थैंक यू। अगला क्वेश्चन किन का था? विशाल बोल रहा हूँ मैं, औरंगाबाद से। 1 मिनट हमको। इसके अलावा त्रिपुरारी कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, ऋषभ हैं, और हाँ मनीराज जी, आई थिंक मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर के इस दौर को यहाँ पे थोड़ा पॉज किया जाए और एक बार तिवारी जी को हम लोग सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के साथ हम कंटिन्यू कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा फ्लो बन पाएगा उसका। नहीं ठीक है, ठीक चल रहा है, सवाल सब अच्छे हैं। मैं तो थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता था, एकदम बेसिक जो उसका पुट भी आ ही रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो वहां से शुरू करना चाहता था कि ये सिंगल विंडो सिस्टम है क्या, मतलब ये शब्द जो है सिंगल विंडो सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको वो समझ में नहीं आता, और आप में से बहुत से लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको
बहुत सी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जो 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 स्टूडेंट्स हैं वो उनको वो समझ में नहीं आते, शब्द भी नहीं समझ में आते, इसलिए वहां से शुरू करना चाहते थे। लेकिन आप में से सब उसको जानते हैं, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहने दीजिए जैसा हो रहा है। जरा सवाल सुन लेते हैं लोगों का, अगर उसके बाद भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी तो कर लेंगे। तो विशाल जी हैं, त्रिपुरारी कुमार जी हैं, जो भी पूछना चाहें। त्रिपुरारी जी ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, तो जैसे अभिषेक जी फ्री होते हैं तो त्रिपुरारी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, अभिषेक जी पूछ लीजिएगा, और उसके बाद ऋषभ जी और विशाल जी, ऋषभ जी से पहले विशाल जी। तो त्रिपुरारी सर अपना क्वेश्चन आप पूछ लीजिए जैसे अभिषेक जी कॉल ड्रॉप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सो सॉरी, प्लीज। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मैं त्रिपुरारी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या ये बैंकर साहब? ठीक है, मैं देखा था आपको, मैं जुटा है, मैं बैंक में हूँ तो आपको पता ही है। हाँ हाँ, जमुई में, लेकिन वहाँ क्या है ना, लैंड का बहुत कमी है, लैंड बहुत छोटा छोटा है वहाँ पे, एकदम मतलब लैंड है तो ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा कि इंडस्ट्री या कुछ लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है अगर एग्रीकल्चर में करना? देखिए जहाँ लैंड छोटे हैं, मैं तो एरोमेटिक मेडिसिनल बोलता हूँ। पामारोजा लगाइए, जिरेनियम लगाइए, लेमन ग्रास लगाइए, उसका प्रोसेस कीजिए, बेचिए। नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं तो वही जो मैंने बताया पीयूष जी के लिए, कि जो बड़े ब्रांड हैं उनको वाइल दे दीजिए, उनको कट किया हुआ दे दीजिए, यही संभव है। जहाँ खेत छोटा है, आप हर जगह तो बोरिंग कर नहीं पाएंगे, हर जगह फेंसिंग कर नहीं पाएंगे, तो आपको ऐसे क्रॉप पे जाना होगा जिसको नीलगाय तंग नहीं करे, जिसको आवारा पशु तंग ना करे। तो यही सोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे छोटा है, मतलब ये ओके जो ऐसा बुला रहे आप। जय जय जय, अब जरूरत नहीं है। नमस्ते अभिषेक जी, ऋषभ 2015-19 बैच नेत्रहाट, जान पहचान तो होगी। मैं बस पूछ रहा था, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड भी स्टडी का एग्रीकल्चर ही रहा है और बिजनेस ऐसा स्टार्टिंग से ही है, परिवार को देखा हूँ स्टार्टिंग। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे वैसा लैंड वैंड है नहीं, और मतलब मेरा एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मतलब स्टार्टअप या फिर बिजनेस को लेकर, तो क्या कुछ पॉलिसीज वगैरह, क्योंकि पहले जहां तक हमें पता था कि बहुत दिक्कत होती थी किसान लोगों को अपना सामान पहुंचाना, या फिर अगर मैं चाहूं कि मैं प्रोडक्ट्स को किसान से लूं और खुद का एक एक्सपोर्ट करूं बाहर, तो इसमें कुछ सुविधाएं आई हैं और क्या आसान हो रहा है वक्त के हिसाब से? क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है इन सभी चीजों के लिए। जी, बहुत आसान हो गया है। अब पोस्ट ऑफिस के साथ जो है ना कस्टम का टाई अप हो गया है, और आप 2-4 के भी जो पोस्ट ऑफिस से सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर क्लाइंट बहुत मुश्किल आप करना, आप अपनी थोड़ी सी आवाज उठ रही है हल्का सा। तो आप पोस्ट ऑफिस के पास जाइए, पोस्ट ऑफिस आपको पूरा का पूरा लाइनअप कर देगा। आपको 7 दिन के अंदर अपना जो भी प्रोडक्ट बेचना है, आप सतुआ बेचिए, आप टिकरी बेचिए, आप निमकी बेचिए, आप उसको भेज सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि जगह कम है, तो मुझे वो जगह बताइए जहां आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर मैं बताता हूं कि कौन सा यूनिट सही होगा, वो कौन सा जिला है। चूंकि जिला मुझे जाना इसलिए जरूरी होता है कि वहां पे फ्लड का क्या सिचुएशन है, वहां पे विंड का क्या स्पीड है, क्योंकि विंड का स्पीड मैटर इसलिए करता है कि आप देख सकते होंगे कि महाराष्ट्र के, आंध्रा के बहुत सारे जगहों पे विंड एनर्जी लगी रहती है, बट आप आके सोचिएगा कि बिहार के जमुई में लगा दें, बिहार के बांका में लगा दें, बिहार के औरंगाबाद में लगा दें, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्पीड कितना है और मिनिमम स्पीड कितना है। नेचुरली जो अब हम शेड की बात करते हैं, पॉली हाउस या एक्वापॉनिक्स या हाइड्रोपॉनिक्स की, तो मुझे ये समझना जरूरी होता है कि लगा तो दिया 50 लाख का स्ट्रक्चर, बट वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं जून में पानी आ गया तो उसका काम तमाम ना कर दे। तो मुझे वो जिला बताइए, फिर मैं आपको बिजनेस बता देता हूँ।
समस्तीपुर में आप ये कर लीजिए, आप हाइड्रोपोनिक लगा लीजिए। अभी आप बिहार में जो भी धनिया खरीद रहे होंगे कम से कम 300 रुपए किलो खरीद रहे होंगे, और उस 300 रुपए किलो वाले धनिया में करीब आधी धनिया जो होगी झारखंड से आ रही होगी, जिसका जड़ दिखेगा व्हाइट 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 व्हाइट, और आधा धनिया ऐसा होगा जो आपके इंडिगो से उतर रहा होगा, उसका जड़ दिखेगा सॉइललेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो कोकोपीट में उगा हुआ धनिया दिख रहा होगा। तो धनिया ऑप्शन 1 बोला। आप बोलोगे कि भाई जनवरी फरवरी में धनिया 10 रुपए किलो तो बाजार में हो जाता है, तो फिर हमारा धनिया कौन लेगा? तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल उगाने हैं। जैसे आप यूनिक मान के चलिए कि जो बर्गर में लगता है, जो पिज्जा में लगता है, कुछ उस तरह का वेजिटेबल उगा के, पार्सले उगा लीजिए, आप बैसिल्स जो होता है वो उगा लीजिए, आप पकचोई उगा लीजिए, और एक्सोटिक प्लेसेस को देते रहिए, पिज्जा हट को देते रहिए, डोमिनोज को देते रहिए। कुछ होटल्स भी आ गए हैं, पटना में ताज भी आ गया है, उसको दे दीजिए। कम तो मैं जगह में यही पूछ ये रहा था मल्टीपल हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स पे मैं स्पेसिफिक किसी दिन क्लास ले लूंगा। अभिषेक जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि कनेक्शंस कैसे बिल्डअप होंगे? जैसे पिज्जा हट हो गया, मैं वही पूछा था, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए कुछ कोई ऐसा चेन हो, या फिर कोई कमिटी होती होगी, या फिर कुछ ऐसा जिसे विशाल जी हम आप लोग बनाना वाले हैं क्या? औरंगाबाद गो से। अच्छा, औरंगाबाद गो वाले विशाल जी हैं। जी चलिए, भैया। ये तो ऐसे ही तोप आदमी है। अमरूद अमरूद बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। तो सभी को मेरा नमस्ते। अभिषेक भैया, आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोला कि इस प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, हाँ। तो उसके बारे में हमको जानना था कि इनिशिएट कैसे करें, एकदम स्टार्टिंग क्या पॉइंट होना चाहिए, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और मेरा आउटकम उससे आना शुरू हो जाए, तो स्टार्टिंग कैसे करें? पीएफएमई के वेबसाइट पे जाइए, अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको बड़े साइज का चाहिए तो एआईएफ के वेबसाइट पे जाइए, एग्री इंफ्रा फंड पे आप इनिशिएट कर दीजिए। और बाकी आपके लिए तो हम आ रहे हैं, यहाँ से लौटने के बाद आपके साथ एक दिन हम बैठ लेंगे, आपको हम बता देते हैं। जी, दूसरा ये कनेक्शन पे किन्होंने क्वेश्चन किया था, कनेक्शन कैसे बिल्डअप होते हैं? जी जी जी। कनेक्शन के लिए तो भाई, मार्केटिंग के लिए तो देखिए, अगर कोई वीपी मार्केटिंग रखता है 3 लाख रुपया पर मंथ का, कोई आरएम रखता है 1 लाख रुपया पर मंथ का, तो एफर्ट्स तो लगेंगे। आप सिर्फ स्टोर में जाके स्टोर मैनेजर से बात करके ऑर्डर नहीं ले पाइएगा। कम से कम जो स्टेट हेड है वहां तक पहुंचिए। आजकल कंडीशन क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ हम खींचेंगे। आजकल जो कंडीशन क्या है, हमारे राज्य को लेके मेंटालिटी बहुत खराब है ऐसे यूनिट्स को जिसके पास मल्टीपल स्टोर्स है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं जरबेरा जब उगाता था, तो जरबेरा उगाने वाला मैं बिहार का पहला किसान था। बट जरबेरा ट्रेड करने वाले कई लोग हैं जो कि बस पटना स्टेशन पे बैठे रहते हैं। पटना पुणे ट्रेन आती है, वो 10 कार्टून उतारते हैं और पर कार्टून 200-300 रुपए का मार्जिन वहीं पे बिना दुकान लगाए बेच के 2000 रुपया लेके चले जाते हैं। तो पुष्पायन एंड एफएनएफ, फर्न्स एंड पेटल्स, एफएनपी सॉरी, एंड पुष्पायन एक बड़े बुके का यूनिट है मोरेलो कॉम्प्लेक्स। बस मैं गया और मैं बोला कि आपको सालों भर जरबेरा देना चाहता हूं, तो बोला दीजिए, हम सालों भर का 4 रुपया का रेट देंगे। लेकिन देखिएगा, आपके बिहार में कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो ऑफ सीजन में, जो अभी फूलों का ये ऑफ सीजन माना जाता है, जो सावन भादो महीना है, जब रेट 2 रुपया हो जाता है मार्केट में, तो आके मेरे सर पे बैठ के बोलते हैं कि 4 रुपया का रेट आपने बोला था, 4 रुपया दीजिए। और जब नवंबर दिसंबर का पिक सीजन होता है शादियों का, जहां फूल का रेट 7-8 रुपए हो जाता है, तो उस वक्त बोलते हैं मेरा फूल जर गया, मेरा फूल में फंगस आ गया, मेरा फूल गल गया। तो इसलिए आजकल इन सब स्टोर्स के जो प्रोक्योरमेंट हैं वो सेंट्रलाइज हो गए हैं और आपको हेड ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा, कुछ मेल्स करने होंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फोन पे कर दिया, स्टेटस डाल दिया और आपकी बात हो जाएगी। मेल डालने होंगे, उस पे आपका साइज पूछेगा, आपसे कमिटमेंट पूछेगा, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछेगा। जैसे इसको थोड़ा एक और चीज से जोड़िए, आपके बगल का रेस्टोरेंट आपका फ्रेश मशरूम नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके मशरूम के कस्टमर 365 दिन है, और कम से कम 10 क्लाइंट जरूर बैठते हैं जो मशरूम दो प्याजा या मशरूम मसाला खाते हैं। लेकिन आप 5 दिन मशरूम दीजिएगा, बाकी 360 दिन क्या करेगा वो? तो इसलिए वो डिब्बा बंद मशरूम देना शुरू करता है कि भाई सालों भर हम यही बेचते हैं। और आप फ्रेश देने जाइएगा तो बोलेगा क्या करेंगे इसको, तो कुक से पहले उबलवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, तब बनवाना पड़ेगा, हमारा तो डिब्बा वाला आता है सीधा मसाला में।
या We just have one more question, sir. I think अगर उसका question मिल Ritik, you can ask your question. सभी को नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक कुमार गुप्ता है। मैं सासाराम बिहार का रहने वाला हूँ। अभी हाल में मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं इसके ऊपर। जितने भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे बैकलाइट का डिमांड बढ़ा हुआ है और हमारे सिटी जो मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और इस रिसर्च दिया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में। बहुत तो रिसर्च चल रहा है लेकिन इसको मैं अपने सिटी में कैसे लागू करूँ, सेलिंग और मार्केटिंग कैसे करूँ, उन चीजों के ऊपर अभी समझ में है। इसको कैसे रेडी टू ईट जैसा कुछ सोचिए ऋतिक जी, है ना। आप अभी अगर कहीं भी जाते हो, मॉल में जाओ, बस से चलो, आप डब्बा में मिल जाता है आजकल मैगी, पानी डाल दे के कह दिया जाता है 7 मिनट बाद खोलना खा जाना। चावल बिरयानी भी आजकल डिब्बा में डाल के और 4 मिनट बाद कहा जाता है खोल देना। तो उस स्केल पे सोचिए, एमटीआर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई वर्ल्ड वाइड। उसने राजमा से शुरू किया था कि बहुत सारे राजमा लवर को लगता था कि भाई हम राजमा कैसे बनाएंगे, तो राजमा को बस गर्म पानी में डालते थे और राजमा खा लेते थे। अब मल्टीपल प्रोडक्ट आ गए हैं, तो उस दिशा में सोचिए। आप सासाराम के हैं, नंबर ले लीजिएगा जो भी मॉडरेटर सर हैं, मैं आपके साथ बैठ लूंगा और इंडिविजुअल भी आपको गाइड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। फाइन, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप अगर कुछ और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? गुड इवनिंग सभी को। आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल, प्लीज बोलिए अभिषेक। सर मेरा कहना ये है कि मैं ऑलमोस्ट अभी भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर गोपालगंज यूनिवर्सिटी जमुआर से कर रहा हूँ। तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है सर कि मैं कल्चर की खेती करूँ। सपोज कि एवोकाडो की जो फ्रूट है मैं उसको कल्चर करूँ, उसके बाद में एज ए नर्सरी उसको मैं मार्केट में बेचूं। तो सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कल्चर करना तो सीख गया हूँ उसको, बट उसका मार्केटिंग चैनल में कैसे पकड़ूं उसका आइडिया हमें नहीं है सर। और मैं अभी जस्ट उसको 1 से 2 महीना में उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अभिषेक, तुम वही देखिए हो सब जिसने जो साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे रोहतास में एग्रीकल्चर में? नहीं, ये एग्जैक्टली सर, गोपाल नारायण वही सिंह अभिषेक। यूनिवर्सिटी के हैं। मैं आपके यहाँ आया भी हूँ, आपका लैब वगैरह दिखाऊं भाई, और सर आपके पीछे जो आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट है। आपको मैं जस्ट अभी कुछ दिन पहले भेजा था, ये पेटेंट हुआ था हमारे एक प्रोजेक्ट का जो मल्टी फर्टिलाइजर सीड एप्लीकेशन मशीन जो बताया था आपको। हाँ 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 हाँ, मुझे मुझे याद है। तो आप देखो, शुरुआत करो पहले तो औरंगाबाद से बेचो। रिलायंस का जो स्टोर है, जो रिलायंस का स्टोर है अपने लोकल प्रोक्योरमेंट मैनेजर के थ्रू लेता है। मेरे बहुत सारे यस जानने वाले लोग वहां आलू देते हैं, प्याज देते हैं, तो वहां से शुरू करो। अब चूंकि समय कम है, मैं एक एग्जाम्पल देता कि मैंने जरबेरा जब पटना देना शुरू किया तो आपके वही सासाराम के चौबे जी, जो कोने का दुकान है रोजा रोड का, आके मेरे फार्म हाउस पे बैठ जाते थे, पैसा एडवांस कर देते थे। काहे पटना भेज रहे हैं, हमको जरूरत है फूल का। शुरू करो यार, बाद में बाजार आसपास खुद खड़ा हो जाता है। आप स्ट्रॉबेरी को देख लो, आप ड्रैगन देख लो। हंसराज नखट जी ने जब ठाकुरगंज में शुरू किया था तो उनको कह कह के बेचना पड़ता था, ड्रैगन खाइए ड्रैगन खाइए, बहुत फायदा। तो ओबरा में ब्रोकली करने वाला बेचारा गला फाड़ फाड़ के बोलता था ब्रोकली खाइए, इससे कैंसर नहीं होता, इससे नहीं होता। बाद में हालत यह है कि उसका 25 रुपए सारा ब्रोकली लूटा जाता है। जस्ट स्टार्ट इट। कॉल कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सबके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.
जी जी नमस्ते, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू भाई, विल कंटिन्यू। थैंक यू जवाहर जी, सभी को। नमस्ते नमस्ते। मनी भाई, नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच ब्रांड। नमस्ते सभी लोगों को, विकास जी को भी